वंदे मातरम नमस्तुभ्यम दोस्तों। स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। तो भैया हम लोग की जो स्टोरी थी कि हम लोगों ने गांधी जी को वहां तक तो पहुंचा दिया था जहां तक वो लोग मुजफ्फरपुर जो गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे और जब आकर वो चंपारण में वकीलों से मिलते हैं। तो इसके बाद हम लोग अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। जहां से हम लोगों ने कल छोड़ा तो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये लास्ट पैराग्राफ जो आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहीं पर हम लोगों ने कल खत्म किया था। तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड का मतलब होता है जो खेती योग्य भूमि होती है, जो जमीन होती है जिस पे हम खेती कर सकते हैं, जो फर्टाइल ट्रैक्ट होता है जिसको कह सकते हैं। तो उसकी बात हो रही है कि मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन बाय इंग्लिश मैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। बता रहे हैं कि चंपारण में जो ज़्यादातर ज़मीनें थी, स्टेट्स का मतलब आप कह सकते हैं कि ये स्टेट्स ESTASTES वाला स्टेट्स है, ये स्टेट राज्य वाला नहीं है। स्टेट का मतलब हिस्से आप कह सकते हैं। ज़्यादातर ये जो स्टेट्स की बात होती है, स्टेट्स वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा संख्या में ज़मीनें होती हैं और वहाँ पर बहुत ही एक साम्राज्य की तरह। जैसे आप देखते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो एमिरेट्स क्या है, वो कई स्टेट्स का बना हुआ एक संघ है। यानी कि कह सकते हैं कि जो एमिरेट्स है, एमिरेट्स शब्द एमिर से बना है। एमिर का मतलब जो होता है वहाँ पर कई एमिर्स जो मिल करके यूनाइट हुए हैं। तो वैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टेट्स, आप कह सकते हैं कि ज़मीन के कई पैचेस हैं, ज़मीन के कई ट्रैक्ट्स हैं। तो बात हो रही है कि इंग्लिश मैन वहाँ पर उसके ओनर थे, कह सकते हैं कि जागीरदार थे या फिर हिस्सेदार थे। और वहाँ पर काम कौन करता था? इंडियन टेनेंट्स। अब इंडियन टेनेंट्स यहाँ पर इंडियन फार्मर्स को कहा गया, क्यों? क्योंकि टेनेंट्स का मतलब किराएदार होता है। और जो भारतीय थे, सोचिए भारतीयों की कितनी दुर्दशा हो रही थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी ही जमीन पर वो लोग क्या थे? किराएदार थे। सेम वैसी सिचुएशन जैसे आपके घर में आपको कोई किराएदार की तरह ट्रीट करे। द चीप कमर्शियल क्रॉप वॉच इंडिगो। अब जो आपका चैप्टर था, वो चैप्टर की जो थीम थी, जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ गया इंडिगो। यानी कि जो मेन कॉमर्शियल क्रॉप था, एक होता है क्रॉप यानी कि आप एक फसल को उगाते हैं और उगाने के बाद आप उसका कंजम्पशन करते हैं। जैसे आप गेहूं चावल हो गया, तो आप इसका उगा करके उसको कंजम्पशन कर लिए, उसको अपने में कंज्यूम कर लिए, तो क्रॉप हो गया। अब जिस क्रॉप को आप उगा करके बेचते हैं या फिर जिसके क्रॉप के माध्यम से आप कुछ पैसे कमाते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, तो इसको आप ले करके, भले ही हाँ आप थोड़ा सा शुगर केन आप ले लिए, भाई गन्ना ले लिया, गन्ना थोड़ा सा आप अपने इस्तेमाल के लिए रख लिए, लेकिन इसका मेन मकसद होता है पैसे कमाना या फिर इसको बेचना। तो इनको कहते हैं कॉमर्शियल क्रॉप। तो कॉमर्शियल क्रॉप क्या था? इंडिगो। अब इंडिगो कोई अपने कंजम्पशन के लिए वहाँ पर यूज़ करता नहीं था। सभी लोग गरीब किसान थे, इतने में नहीं था कि वो इंडिगो से रंगे हुए कपड़े पहन सके। तो वो इंडिगो को बेचते थे कंटिन्यूअसली। किसको? जो वहाँ पर मिडिल मैन्स होते थे, जो वहाँ पर बिजनेसमैन होते थे। तो अब ज़मीन है इंग्लिश लोगों की, ज़मीन है ब्रिटेन की, ज़मीन है उनके द्वारा ओन की गई। पर ओरिजिनलिटी क्या है? ओरिजिनलिटी यही है कि वो हम लोग की ज़मीन थी, हम भारतीयों की ज़मीन थी, भारतीय किसानों की ज़मीन थी। पर उसका ओनर कौन बना बैठा है? इंग्लिश मैन। तो जो कमर्शियल क्रॉप वहाँ पर होता था वो था इंडिगो। और लैंड लॉर्ड्स क्या थे? जो वहाँ पर जो जमींदार थे, जो वहाँ के जो जमीनों के मालिक थे, जिनके पास जो भारतीय जो जमीनों के अधिकर्ता थे, उनको भी मजबूर किया जाता था क्या? कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इनटू हार्वेस्ट एज रेंट। मतलब समझ रहे हैं आप कि 320 मतलब कि 3 गुना बात हो रही है यहाँ पर, या फिर 15% उनकी होल्डिंग। अब देखिए, आपके पास मान लीजिए कि 1 बीघा जमीन है, तो 1 बीघा जमीन का जो 15% हिस्सा है, और उसको जो है आप इंडिगो वहाँ पर उगाएंगे, और उस इंडिगो को पूरा उगा करके एज ए रेंट की तरह, एज ए टैक्स की तरह क्या कर देंगे? सरकार को दे देंगे। सरकार कौन है यहाँ पर? सरकार थी यहाँ पर इंग्लिश, यानी कि ब्रिटिश। और ब्रिटिश सरकार को आप 15% में जो आप इंडिगो उगाएंगे, उसको आप डायरेक्टली उनको हैंड ओवर कर देंगे बिना कोई कंपनसेशन के। तो आप समझ रहे हैं ये ब्रिटेन की कितनी बढ़िया देखिए प्लानिंग थी कि आप भारतीयों को किस तरह से उनका दोहन किया जाता था, उनको किस तरह मजबूर करके उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के क्षेत्र से उन्हीं को बेदखल कर दिया जाता था और उन्हीं का शोषण भी किया जाता था। तो कितनी बुरी दुर्दशा थी, इसको आप समझ सकते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन था। ऐसा नहीं है कि मतलब बात ही बात में बात हो गई, नहीं भैया ऐसा है, चलो वैसे, ये सब कुछ नहीं था। बढ़िया बकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे और ये बड़ा ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब लैंडलॉर्ड्स जो थे, जो वहाँ पर भारतीय जो जमींदार थे, उनको पता चला कि जर्मनी ने
एक सिंथेटिक इंडिगो बना दिया। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जिसको आदमी ने बनाया हो, जिसमें नेचर का कोई भी ज़्यादा बड़ा योगदान ना हो। तो जब सिंथेटिक इंडिगो उन्होंने बना दिया, तो उनको लगा भारतीय जमींदारों को कि हो सकता है कि अब जो है शायद इंडिगो की जो खपत है वो कम हो जाए, जो डिमांड है कम हो जाए। They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। तो उसके बाद क्या होता है कि वो एग्रीमेंट उन शेयर क्रॉपर्स से पाते हैं कि अब उनको 15% के आधार पर उनको रिलीज कर दिया जाएगा। क्यों रिलीज कर दिया जाएगा? क्योंकि जब वो लोग उनको कंपनसेशन वापस दे देंगे कि हाँ, इस ज़मीन की जो 15% रिक्वायरमेंट थी आपने उसको पूरा कर दिया, तो अब उनकी रिलीज़मेंट उस आधार पर कर दी जाएगी। ऐसा ब्रिटेन का नियम था। वो भी नियम ऐसा बनाते थे कि आपको फँसाए रखते थे अपने ही जाल में। सोचिए, आप अपने ही जगह से, अपने ही सामान से, अपने ही देश से आप बेदखल थे एक तरह से। तो उसके बाद शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वर्क सिस्टम इरकसम टू द पीजेंट्स। इरकसम का मतलब होता है जो आपको दुख दे, कष्ट दे, कष्टप्रद कह सकते हैं। कि जो शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट था वो क्या था, किसानों के लिए दुखदाई था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, बहुत लोगों ने तो जानबूझकर भी साइन कर लिया, इच्छा के साथ उन्होंने साइन कर लिया। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? अब इसका रीजन आप समझ सकते हैं कि उनको कितना ज़्यादा दुख दर्द झेलना पड़ता था, कितनी ज़्यादा जो इंडिगो का प्रोसेस होता था कि उसको किस तरह से ले जाकर के पीटे, फिर उसको पानी में उबालें, फिर उसको सुखा करके उसकी डाई बनाएं, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता था। तो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि इंडिगो की प्रोडक्शन किस तरह किया जाता था। तो उनके लिए बहुत ही कष्टप्रद था, इतना आसान नहीं था जितना हम लोग आज बैठकर उनके विषय में पढ़ रहे हैं। दोज हु रजिस्टर्ड इंगेज लॉयर्स द लैंडलॉर्ड हैड थक्स, मतलब कि जिन्होंने इसका अपोज किया, रजिस्ट किया और लॉयर को इंगोज किया, तो लैंडलॉर्ड ने क्या कर दिया? ठग को हायर किया। अब ठग्स कौन थे? सही सही जो ठग शब्द है ना, ठग शब्द एक जनजाति प्रजाति थी, और उनको उस शब्द से मतलब उस प्रजाति से इस शब्द को लिया गया। इंग्लिश में एज इट इज ठग शब्द को ले लिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन वाले ये समझते थे कि ये लोग बहुत ही दुष्ट और ये लोग बहुत ही आक्रामक हैं, तो जो दुष्टता और जो आक्रामकता करता था वो उनको ठग कहते थे। पर रियलिटी ये नहीं थी। रियलिटी क्या थी? वो लोग अपने ज़मीन के लिए, अपने जंगलों के लिए वो लोग लड़ रहे थे, जिनसे उनको बेदखल किया जा रहा था। जब नेशनल फॉरेस्ट एक्ट आए, जब प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुरू हुआ, तो ब्रिटेन ने क्या किया कि कई जंगलों को अपने अंदर समाहित कर लिया और ये कह दिया कि ये रेलवे के लिए जो स्लीपर्स बनेंगे वो इन जंगलों की लकड़ी से काट कर बनेंगे, और इनको जंगलों की लकड़ी या फिर इनकी जंगलों के जो जानवर हैं इन पर सिर्फ उनका अधिकार है और कोई भी जनजाति प्रजाति नहीं ले सकते थे। अब जनजाति जो प्रजाति थी उन लोगों का वही घर था, वहीं से जंगलों से उनकी सारी पैदावार, उन्हीं से सारा उनका जीवन चलता था। तो जब ऐसा अंग्रेजों ने कर दिया तो इन लोग को बहुत ही ठेस पहुंची। अब जब ठेस पहुंची तो क्या करेंगे भाई? विद्रोह करेंगे ही। अब उनकी नज़र में विद्रोह था, पर सही सही वो अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। गुलामी उनको पसंद नहीं थी, इसलिए वो जो ठग शब्द था, ठग शब्द ले लिया गया। ठग शब्द तो ठीक है, जो शब्द लूट है ना, LOOT, LOOT जो आप शब्द पढ़ते हैं, तो लूट शब्द भी अंग्रेजों ने, हिंदी का ही था शब्द था, वो अंग्रेजों ने उसको भी लूट लिया। सोचिए अंग्रेज कितने बड़े लुटेरे थे, आज उनकी कंडीशन क्या हो गई है वो सब आप लोग देख ही सकते हैं, किस तरह से उनकी GDP फिसलती जा रही है। तो अंग्रेजों ने शब्द लूट को भी लूट लिया, मतलब जो शब्द लूट था उसको भी नहीं छोड़ा लूटने में, एज इट इज उसको अपने इंग्लिश में शब्द में ऐड कर लिया डिक्शनरी में। मतलब अब क्या कहें, अब ठीक है जो कर रहे हैं ठीक ही है। तो उसके बाद फिर मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब देखिए, ये जो सिंथेटिक इंडिगो, जो आर्टिफिशियल इंडिगो की बात थी, ये जब अनपढ़ और जो जानकारी नहीं रखने वाले किसानों तक पहुंची, तो उन लोगों ने अपने जो साइन कर लिए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर लिया था, वो लोग पैसा वापस चाहते थे। क्योंकि होता ये था कि पहले पैसे जमा करवा दिए, उसके बाद साइन करते थे। तो अब देखिए कि कितने चालाक थे अंग्रेज लोग कि बाद में आप भाग ना पाएँ। तो मतलब ये सब उन लोग की कुटिलता थी, उन लोग की एक तरह से क्या कहें, अब ठीक है। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। अब देखिए, इस समय तक गांधी जी चंपारण में आ चुके थे। अब वो कोशिश कर रहे थे कि वो फैक्ट को जाने, कोई जानकारी को जाने। वो पूरी जाँच को, मतलब जो पूरी उनकी घटना थी उसको बहुत ही बारीकी से उसका विश्लेषण वो कर रहे थे। तो पहले उन्होंने जो सेक्रेटरी थी, जो सेक्रेटरी होता है, मतलब एक इस तरह कह सकते हैं जो सेक्रेटरीएट होता है, तो ब्रिटिश का जो लैंडलॉर्ड का जो एसोसिएशन था उनसे जो है, उन्होंने उनसे विजिट किया, उनसे जो मतलब मिला। तो सेक्रेटरी ने ये टोल्ड किया, मतलब ये बताया जो है उनको कि दे गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी आंसर दैट ही वाज नो आउटसाइडर। अब वहाँ पर सेक्रेटरी उनसे कहता है कि हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को
कोई भी जानकारी हम नहीं दे सकते। तो गांधी जी बताते हैं कि भैया मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी यहीं का हूँ। नेक्स्ट, Gandhi called an British official commissioner of the Tirhut division in which Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to the believe me and advised me forthwith to leave Tirhut। यानी कि गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को बुलाते हैं जो टिरहट डिवीजन का था और जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब पड़ता था। तो कमिश्नर जब आते हैं तो कमिश्नर जी गांधी जी कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने मुझे परेशान किया और मुझे ये एडवाइस किया कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर तिरहट को छोड़कर चले जाइए। अब हो सकता है कि ऐसा किया होगा, तो मतलब गांधी जी कह रहे हैं तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि भाई वो अहिंसा के पुजारी थे और सत्य के बहुत बड़े प्रबल समर्थक थे। तो गांधी जी वहाँ से जाते नहीं, उसने कहा कि आप चले जाइए। कमिश्नर ने भी मतलब कोशिश की, क्योंकि ब्रिटेन वाले अब जानते हैं भाई ब्रिटिश लोग अपने तरफ अपनी साइड लेंगे, तो गांधी जी वहाँ से जाते नहीं हैं, बल्कि वो वहाँ से मोतीहारी पहुँच जाते हैं। और मोतीहारी क्या थी? मोतीहारी चंपारण की कैपिटल थी। यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि मोतीहारी कहाँ पर है। मोतीहारी चंपारण की कैपिटल थी और कई लॉर्ड्स उनके साथ जाते हैं, कई लॉर्ड्स उनके जो है मतलब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जो वकील थे। तो रेलवे स्टेशन पर क्या होता है कि बहुत ही बड़े मतलब बड़ा जन सैलाब, जिसको वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी से वहाँ पर मिलता है, उनसे मुलाकात करता है कि भाई आप लोग मतलब जो वकील थे और जो गांधी जी थे वहाँ पर स्टेशन पहुँच गए थे। तो जिन लोगों को जानकारी मिली वहाँ पर दौड़कर वो भी पहुँचे कि चलो मिल लिया जाए। अब गांधी जी जो थे वो एक घर में जाते हैं और उसको हेडक्वार्टर की तरह यूज करके अपनी जो जांच पड़ताल थी, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन थी, उसको उन्होंने गांधी जी ने शुरू कर दिया कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो एक बात उनको पता चलती है, एक रिपोर्ट आती है कि किसी किसान को ना बहुत ही उसके साथ बदसलूकी की गई, उसको बहुत ही परेशान किया गया, माल ट्रीटेड किया गया। माल ट्रीटेड का मतलब बदसलूकी करना, बदतमीजी करना। तो गांधी जी कोशिश करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि मैं जाऊंगा और उनको देखूंगा। और जो अगली सुबह होती है वहां पर वो एक हाथी के ऊपर बैठ करके वो चल देते हैं। देखिए कितने सिस्टमेटिक तरीके से सभी चीजें हो रही हैं। तो वहाँ पर बहुत ही दूर तक वो नहीं गए रहते, तभी वहाँ का जो पुलिस सुपरिटेंडेंट जो मैसेंजर था उनको रोक लेता है और उनको ऑर्डर करता है कि आप टाउन पे जो है रिटर्न हो जाइए, अपने जो मतलब आपकी जो कैरेज है, जो कैरेज का मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपकी सवारी गाड़ी है, जो हाथी थी, उनका पुलिस सुपरिटेंडेंट कहता है कि भाई आप देखिए लौट जाइए। अब उन लोग की ब्रिटेन वाला कोई प्लान रहा होगा, तो उन्होंने उसको उन गांधी जी को वापस करने के लिए कहा। तो गांधी जी कंप्लाइड, द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately। देखिए क्विट जो शब्द होता है जिसके आगे ई नहीं लगा होता उसका मतलब होता है छोड़ देना, और क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी। जब ई लग जाता है तो मतलब उसको काफ़ी के सेंस में लिया जाता है, और क्विट का मतलब छोड़ना। तो गांधी जी को जब वो मैसेंजर उनको करता है तो गांधी जी को वो मैसेंजर लेकर जाता है एक ऑफिशियल नोटिस पर, और ऑफिशियल नोटिस में लिखा होता है कि आप चंपारण को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं अपराइजिंग की खबर, रिवोल्ट की जो खबर थी, अंग्रेज़ों को भनक लग चुकी थी कि यहाँ पर इन लोगों का मसीहा आ चुका है। और गांधी जी बहुत ही पॉपुलर नेता थे, बहुत ही मतलब फेमस व्यक्ति थे, तो उनकी अपराइजिंग के विषय में बहुत ही अच्छी जांच पड़ताल थी। तो और वो मामले को बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट भी कर रहे थे। तो गांधी जी उस रिसिप्ट पर मतलब साइन करते हैं उस नोटिस पर, और वो लिखते क्या है? वो लिखते हैं कि वो ऑर्डर को नहीं मानेंगे, वो डिसओबे करेंगे। ओबे का मतलब होता है मानना, डिसओबे का मतलब होता है ऑर्डर को वो नहीं मानेंगे, डिसओबे करेंगे। और उसके बाद फिर इसके बदले में गांधी जी को एक सम्मन आ जाता है। सम्मन का मतलब होता है बुलावा। और सम्मन क्या आता है कि आप कोर्ट में अगले दिन भाई देखिए मतलब अपील हो दायर हो गई है कि आप कोर्ट में आप आइए, प्रेजेंट होइए, चाहे जो हो जाए। तो गांधी जी क्या था कि उस दिन गांधी जी पूरी रात जगे। क्यों रात जगे? क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बचपन से ही वो कहीं न कहीं एक जुझारू व्यक्ति की तरह वो लगे हुए रहते थे। बहुत ही मतलब इंडस्ट्रियस पर्सन थे, बहुत डिलिजेंट पर्सन थे। तो उन्होंने टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को कि आप बिहार से आ जाइए अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल दोस्तों के साथ, बहुत ही जो उच्च दर्जे के दोस्त हैं, जो मतलब कुछ काम कर सकते हैं, जिनका कुछ दबदबा है, उन दोस्तों के साथ चले जाइए। और वो उन्होंने आश्रम को भी एक इंस्ट्रक्शन लिखा, अब इंस्ट्रक्शन हो सकता है कुछ लिखा होगा, और एक फुल रिपोर्ट वाइस रॉय को भेजी, जो उस समय के वाइस रॉय थे, उनको फुल एक रिपोर्ट वहीं से टेलीग्राम कर दी। तो होता क्या है कि मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स। अब देखिए, अब गांधी जी को
साउथ अफ्रीका में किस तरह का रंग भेद का सामना करना पड़ा था, अपार्थाइड का सामना करना पड़ा था, ये चीज़ मोतीहारी के लोग जो है नहीं जानते थे। अब कहाँ की घटना उन लोगों को कैसे पता चले? उनको तो बस केवल इतना पता था कि एक कोई महात्मा है जो उनकी जो है इस मुसीबत में इस अथॉरिटी से मदद करना चाहता है, जो आपकी क्रिमिनल अथॉरिटी है, जो आपकी डिस्गस्टिंग अथॉरिटी है, जो इनजस्टिस करने वाली अथॉरिटी है, उससे उनकी मदद करना चाहता था। तो वो जो है स्पॉन्टेनियस देयर इज स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वाज बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। अब वो लोग थाउजेंड्स में वहां पर इकट्ठा हो गए कोर्ट हाउस पर, और उनकी जो लिबरेशन की बिगिनिंग थी, जो उनकी स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो शुरुआत थी, वो केवल इसी बात से शुरू हो गई क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ब्रिटिश से डर लगता था। तो अब वो भी इतने क्लियर नहीं थे कि ये कोई गांधी बहुत बड़े नेता हैं कि क्या, बस केवल ये था कि सभी लोग जानते थे, सभी लोग पहचानते थे, और उनको केवल ये लगता था कि हाँ, हो सकता है कि कोई महात्मा होंगे, और इसीलिए इनको महात्मा गांधी जो है कहा जाता था। तो जो ऑफिशियल्स थे, अब देखिए जब हजारों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई और उनका डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो गया, वहाँ पर कोर्ट हाउस के अगल बगल कुछ ना कुछ नारेबाजी जो भी मतलब हुआ होगा, जो बात जब बात शुरू हो गई तो ऑफिशियल जो वहाँ के मतलब अधिकारी थे उनको पावरलेस फील हुआ। क्यों? क्योंकि बिना गांधी जी के कॉपरेशन के कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि गांधी जी का इन्फ्लुएंस ही था जो वहाँ पर उस भीड़ को इकट्ठा किए हुए था। तो गांधी जी ने क्या किया कि क्राउड को रेगुलेट करने के लिए, क्राउड का मतलब भीड़ होता है, रेगुलेट का मतलब मैनेजमेंट करना। तो उन्होंने उनकी मदद की जो है कि हाँ, ठीक है, आप भीड़ को शांत करिए, भीड़ को जो है सिस्टमैटाइज़ करिए, रेगुलेट करिए। और वो बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि गांधी जी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वो बहुत ही, उनके आप पूरे मूवमेंट में देखेंगे तो बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही डिलिजेंटली, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से वो जो है सभी चीज़ों को, सभी सिचुएशन को हैंडल करते थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। तो मतलब बता रहे हैं कि वो बहुत ही ठोस सबूत दे रहे थे। कंक्रीट का मतलब होता है ठोस। कंक्रीट जो सीमेंट होती है उसको भी कई बार कहते हैं कंक्रीट सीमेंट। तो बहुत ही मजबूत सबूत वो दे रहे थे कि उनकी जो दुर्दशा है, माइट है, मतलब जो उनकी दुर्दशा है, और जो ड्रीडेड सिचुएशन है जिसको अनक्वेश्चन किया गया, जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, उसको चैलेंज किया जा रहा है इंडियंस के द्वारा। अब यहाँ पर अनक्वेश्चन कौन है? अनक्वेश्चन ब्रिटिश हैं, क्योंकि ब्रिटिश के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो सबको डरा के रखते थे, ड्रीडेड थे, ड्रीड का मतलब डरा के रखना। तो कहीं न कहीं गांधी जी उनको प्रूफ दे रहे थे कि देखो भाई, अब तुम्हारे जो डर है ना, जो जो अनक्वेश्चन अथॉरिटी है, उसको क्वेश्चन करने के लिए इंडियंस आप चैलेंज करने आ गए हैं। गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, गवर्नमेंट बौखला गई कि अरे भैया, ये क्या हो रहा है? लग रहा है बहुत बड़ा जनसैलाब आ गया। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड जजेस टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर ने क्या किया? प्रोसिक्यूटर कह सकते हैं कि जो वहाँ पर वकील, जो एक तरह का वकील होता है जो प्रोसिक्यूट करता है प्रोसीडिंग्स को, तो उसने कहा कि आप ट्रायल को प्रोसीड कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, मतलब टाल दीजिए। पोस्टपोन का मतलब आज नहीं कल के लिए टालना है, डिली डेली करना। तो ट्रायल को डिली डेली कर देते हैं, पोस्टपोन करते थे। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। मतलब जो अथॉरिटीज थी वो कोशिश कर रही थी कि वो अपने सुपीरियर से कुछ कंसल्टेशन ले लें, कुछ उनसे बात व्यवहार कर लें कि आगे क्या करना है, क्योंकि खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने इसका बहुत ही प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि आप देरी क्यों कर रहे हैं, आप हमारी बात को सुनिए। इतनी भीड़ देखकर वो खुद ही हैरान थे जो है। और उसके बाद अथॉरिटी भी पावरलेस फील कर रही थी कि भाई अब किया क्या जाए। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी, ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर। अब देखिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें उनको दोषी माना गया। अब देखिए मतलब इन अंग्रेजों को क्या कहा जाए, अब कुछ भी मतलब बना देते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व, अब वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में है। ऑन द अदर हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच शी हैड कम। अब देखिए मतलब अब क्या कहा जाए कि किस तरह से ब्रिटिश ब्रिटिश और गांधी जी को घुमा रहे हैं, मतलब ठीक है जो है। अब गांधी जी बेचारे क्या कह सकते थे बताइए? अब वो कह रहे हैं कि आप देखिए, आप लॉ तोड़ करके, एक नियम को तोड़ करके एक बैड एग्जाम्पल क्यों सेट कर रहे हैं? मतलब आप ह्यूमैनिटेरियन नेशनल सर्विस को क्यों रेंडर नहीं करते, क्यों हमको प्रोवाइड नहीं करते कि जिसके लिए मैं आया हूँ? आप देखिए, जस्टिस जो होते हैं, जो जज का काम होता है कि आप नियम को सभी के लिए समान मानना। उसके नज़र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आम आदमी और कोई भी एक बड़ा नेता, कोई भी एक बड़ा अधिकारी, उसके नज़र में सभी समान होते हैं। तो जो दोषी है उसको दोषी को जो है आप सजा दीजिए। पर यहाँ पर भाई अब पता नहीं क्या हो रहा है।
ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। उन्होंने उस जाने से वहाँ का ऑर्डर उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, मना कर दिया, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग्स द वॉइस ऑफ कंसाइंस ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आई है और यही चीज़ इंसान को कहीं न कहीं, गांधी जी को इंसान से हटाकर महात्मा बनाती है कि वो लॉफुल अथॉरिटी के लिए वहाँ पर नहीं गए थे। मतलब उन्होंने ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर दिया, उन्होंने डिसओबे किया। इसलिए नहीं डिसओबे किया कि जो है वो रिस्पेक्ट करते थे लॉफुल अथॉरिटी के, बल्कि वो उस चीज़ को मान रहे थे इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, यानी कि जो हम सबसे ऊपर है, जो इन सबसे बढ़कर नियम है। और वो नियम कौन सा? वॉइस ऑफ कंसाइन, जो अंतर आत्मा की आवाज़ है। वॉइस ऑफ कंसाइन का मतलब जो अंतर आत्मा की आवाज़ है, जो अंतर चेतना की आवाज़ है, उस चेतना की आवाज़ को मान करके वो कह रहे हैं कि मैं उस आदमी की बात क्यों मानूं जो कि वहां पर बैठा लॉफुल अथॉरिटी है, जो गलत काम कर रहा है, बल्कि मैं तो हायर लॉ की बात मानूंगा जो इन सबसे परे है, जो कहीं न कहीं आपके अंतर्निहित में है, अंतर मन में है। उस चीज़ की गांधी जी बात कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं एक सोल की बात कर रहे हैं कि हाँ, कोई जो आपकी आत्मा है, आत्मा की सच्चाई क्या है, उसकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने पेनल्टी ड्यू के लिए माना कि आप बताइए हमको कितना जुर्माना देना होगा, और जुर्माने के लिए भी बात वो करते हैं। मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रिसेस एंड आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर 120 मिनट्स। गांधी रिफ्यूज्ड एंड द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। अब जो मजिस्ट्रेट था उसने कहा कि मैं 2 घंटे के बाद जो है, रिसेस का मतलब होता है स्थगित करना है, फिर थोड़ा देर करना, जैसे डिली-डली करना, पोस्टपोन करना। तो उसने कहा कि मैं 2 घंटे बाद अपनी जो कहानी है, मतलब जो अपना कहना है, जो सेंटेंस है मेरा, वो सुनाऊँगा। और गांधी जी से कहा कि आप 120 मिनट तक, मतलब 2 घंटे का मतलब जो है, आप बेल पर हैं। पर गांधी जी ने जो है मना कर दिया, उसको भी मना कर दिया। और जो जज था उसने गांधी जी को बिना बेल के ही रिलीज कर दिया। अब देखिए, मतलब गांधी जी किस काम से गए थे और उन्हीं को पकड़ लिया गया। अब क्या कहें, अंग्रेज जो है मतलब जो मनमानी आ रहा है वही कर रहे हैं। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन, जब कोर्ट फिर से बैठी तो द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। जज ने अपने जजमेंट को डिलीवर करने से मना कर दिया कई दिनों तक। उसने कहा कि मैं कोई भी फैसला इस समय नहीं सुनाऊंगा। इसका मतलब था कि गांधी जी को उन्होंने लिबर्टी पर छूट दे दिया, यानी कि अपने जीवन शैली पर, जो उनकी जीवन जिंदगी थी उसको वो जी सकते थे, उनको कोई भी तरह का कोई दिक्कत नहीं थी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरहुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। कई लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, सोचिए, इन्फ्लुएंशियल पीपल, जिनको लोगों को राजेंद्र प्रसाद जी लेकर आए, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक जो थे, ये बिहार से आ गए। गांधी जी के साथ इन्होंने मतलब बैठक की, बात की जो है कि क्या किया जाए। और उन्होंने इस विषय पर फिर चर्चा की कि अगर अगर गांधी जी को जेल हो जाती है तो लोग क्या करेंगे। तो गांधी जी ने पूछा कि व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। यानी कि एक सीनियर लॉयर ने कहा, एक सीनियर लॉयर ने जो है रिप्लाई किया कि अगर उनको जेल हो जाती है तो उनको कोई एडवाइस करने वाला नहीं मिलेगा और वो सभी लोग घर चले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर बात थोड़ा सीरियस हो गई थी कि अगर गांधी जी को जेल हो जाती है तो लोग करेंगे क्या, क्योंकि उनके पास कोई फिर लीडर नहीं बचेगा, उनको कोई अलग गाइड करने वाला आदमी कोई नहीं बचेगा। तो गांधी जी ने कहा कि भाई, हमको जेल हो जाएगी तो आप लोग घर चले जाएंगे, लेकिन शेयर क्रॉपर्स का क्या, जो उन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन लोगों बेचारों को क्या होगा। तो जो लॉयर्स थे उन्होंने कंसल्ट करने से मतलब विड्रॉ कर लिया, वापस अपना जो मत था वो वापस लेने लगे। सोचा कि क्या होगा भाई। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो बहुत ही मतलब भाई देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति ऐसे नहीं बन गए, वो कुछ न कुछ उनके अंदर खासियत थी। तो उन्होंने जो अपशॉट से उनके कंसल्टेशंस के, उनको जो है रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर कोई टेप रिकॉर्डिंग नहीं कर ली, उन्होंने मतलब एक विश्लेषण किया, उन्होंने एक एनालिसिस किया। और उन्होंने सोचा, दे थॉट amongst themselves दैट गांधी was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasant। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, गांधी जी एक स्ट्रेंजर है, एक अनजान पर्सन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। देखिए गांधी जी का कितना बड़ा त्याग था। इसीलिए गांधी जी ने किताब लिखी है कि सत्य के साथ आप लोग जब तक रहेंगे तब तक आपकी जीत होती रहेगी। तो सत्य को कभी भी झुटलाइए मत, जो सत्य है वो सनातन है, तो इसको आपको मानना ही पड़ेगा, आप चाहे जो हों। If they, on the other hand, being not only resident of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion। देखिए कितना
खराब निर्णय होगा, कितना घटिया निर्णय होगा कि अगर आप लोग उनको छोड़कर, उन किसानों को छोड़कर चले जाएँगे, उन्हीं लोगों के नहीं, जो वहाँ पर बगल में रहने वाले रेसिडेंट्स हैं, जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में मतलब जो अगल-बगल रह रहे हैं, उनको भी सोचिए वो लोग कितने बेकार फ़ील करेंगे कि आप लोग उनको इस कंडीशन में छोड़कर चले गए। ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सिर्फ़ उस डिस्ट्रिक्ट्स के रेसिडेंट्स ही नहीं, बट आल्सो दोज़ हू क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज़ पीजेंट्स, यानी कि जिन लोगों ने इन पीजेंट्स को सर्व किया है, वो भी शुड गो होम। इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, यानी कि ऐसा गलत व्यवहार, ऐसा नीच कार्य होगा कि अब क्या कहा जाए, ऐसा कभी भी करना हमको नहीं चाहिए। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। अब देखिए, जब राजेंद्र प्रसाद जी ने मोटिवेट किया उन लोगों को, अब देखिए यही होता है नेता की असली खासियत। नेता कभी भी आगे नहीं चलता, वो सदैव पीछे लेकर चलता है। आगे किसको लेकर चलता है? आगे अपने लोगों को लेकर चलता है। नया तीती नेता जो आगे लेकर चले वही नेता है, और उसके काम होता है कि जो पीछे है वो पीछे वाला छूट ना जाए कहीं पीछे। तो नेता का यही काम होता है, और जब कोई बड़ी ज़िम्मेदारी नेता को दी जाती है और ज़िम्मेदारी जब पूरी हो जाती है, तो उस ज़िम्मेदारी का जो पूरा ज़िम्मा होता है, पूरी जो सक्सेस का जो थॉट होता है, उसको अपनी पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पर कोई यदि फेलर आता है, तो फेलर को अपने कंधों पर लेता है, अपने ऊपर उसको फेलर को कहता है कि हाँ, मैं फेल हुआ। लेकिन जब कोई पास होते हैं, जब वो लोग कोई सक्सेस मिलती है उन लोगों को, तो सक्सेस को पूरे टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, मेरी सक्सेस नहीं, वो टीम की सक्सेस है। तो यही जब राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, तो वो लोग तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ गांधी जी जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। अब देखिए गांधी जी कितने खुश हुए, उन्होंने कहा कि अरे भैया, जो चंपारण की लड़ाई है ना, वो तो जीत गए हम। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन व्हिच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। यानी कि उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया और उसको कई पेयर्स में जो है ग्रुप कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जो ऑर्डर था मतलब जो कोर्ट का, उसको जो है पुट डाउन द ऑर्डर इन व्हिच ईच पेयर वाज टू बी कोर्ट अरेस्ट, यानी कि जब कोर्ट का अरेस्ट का जो ऑर्डर था उनको उसको उसमें रख दिया। सेवरल डेज लेटर गांधी जी रिसीव्ड a written communication from the magistrate informing him that lieutenant governor of the province had ordered the siege to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. कई दिनों के बाद गांधी जी एक रिटन कम्युनिकेशन मिलता है गांधी जी को, और वो कहाँ से था? मजिस्ट्रेट से। और मजिस्ट्रेट क्या बता रहा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस प्रोविंस के, उन्होंने ऑर्डर किया है कि केस को जो है बंद कर दिया जाए। और जो मतलब देखिए, जब केस को बंद किया जा रहा था, तो वहाँ पर गांधी जी बताते हैं कि सिविल डिसोबियंस, यानी सविनय अवज्ञा, यानी कि विनय के साथ अवज्ञा। सिविल और डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है ना, देखिए कितना अच्छा शब्द है कि आप अवज्ञा कर रहे हैं, मतलब आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं, पर इसके साथ कोई धृष्टता नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप विनय के साथ। विनय का मतलब होता है विथ पोलाइटनेस, आप पोलाइटनेस किसी चीज़ को डिसओबे कर दे, वही है सिविल डिसोबियंस, यानी कि आप विनय के साथ, सविनय, विनय के साथ आप अवज्ञा कर रहे हैं, इसमें कोई भी आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो विनय के साथ कोई अवज्ञा करेंगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अवज्ञा की जा रही। तो गांधी जी कहते हैं सिविल डिसोबियंस जीत गया। ट्रायम्फ मतलब जीतना होता है। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार सिविल डिसोबियंस जीत गया। गांधी जी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी और जो वकील थे, उन्होंने प्रोसीड किया। क्यों? फार फ्लंग इंक्वायरी, यानी कि बहुत ही एक गहन इंक्वायरी, बहुत ही डीप इंक्वायरी करने के लिए, जो ग्रीवियंसेस थे फार्मर्स के, जो फार्मर्स की संवेदनाएं थी, जो उनके दुख थे, उनके विषय में। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence documents were collected। देखिए 10,000 पीजेंट ने जो है, जो चीज़ें लिखी थी और जो उन्होंने नोट्स बनाए थे, उसको सबूत के तौर पर, उसको डॉक्यूमेंट के तौर पर उसको कलेक्ट किया गया। सोचिए 10,000 लोग, इसमें से कितने लोग अनपढ़ रहे होंगे जिन्होंने कोई अपनी समस्या नोट ही नहीं की। द होल एरिया थ्रॉप्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। मतलब थ्रॉप्ड का मतलब पूरा एरिया मतलब भर गया इन्वेस्टिगेटर्स के एक्टिविटी के कारण। जो इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ पर आए थे, वो खासकर वकील ही थे। एंड द वेहमेंट प्रोसेस, वेहमेंट का मतलब होता है उग्र, बहुत ही ज्वलंतशील। तो जो लैंडलॉर्ड्स का जो वेहमेंट प्रोटेस्ट था, वो जो है मतलब शो होने लगा। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट। जून में गांधी को जो है सर एडवर्ड गेट ने जो है बुलाया। कौन थे सर एडवर्ड गेट? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। Before he went, he met leading associates and civil led details from civil disobedience if he should not return। यानी कि जब वहाँ पर वो गए, तो उन्होंने क्या कहा कि अपने जो लीडिंग एडवोकेट थे और जो
जिनके विषय में डिटेल प्लान्स जो लिखे गए थे उनके सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट पर। तो उन्होंने पूरे प्लान्स को दे दिया कि यदि मैं नहीं लौटा, क्या पता मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, तो आप लोग क्या करेंगे। तो गांधी जी की प्लानिंग थी, देखिए कितनी सिस्टमेटिक प्लानिंग थी। तो यहाँ तक हमारी जो है कहानी हो गई है कि कैसे गांधी जी ने अपनी पूरी सिस्टमेटिक डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है जीता, ट्रायम्फ्ड किया पहली बार मॉडर्न इंडिया में। कैसे उन्होंने केस लड़ा और वकील को राजेंद्र प्रसाद जी ने कैसे मनाया कि आप लोग छोड़कर मत जाइए। और गांधी जी यहाँ पर जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने। तो इसका जो अगला पार्ट है हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ सेपियंस क्वेस्ट में। और देखिए यूट्यूब के इतिहास में ना इस तरह से लाइन बाय लाइन पार्ट बाय पार्ट में कवर करने का जो सिलसिला हमारा जारी है ना, ये बहुत ही अलग रहने वाला है। इसमें आप लोगों को बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो शब्द हैं हार्ड टफ्स टफ वर्ड हैं, उन टफ वर्ड को भी आपको मीनिंग वाइज सभी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो आप लोग ये मत संशय कीजिए कि आप कोई भी चीज़ से अछूते रह जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही बारीकी से सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ सेपियन क्वेस्ट। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी निराश होकर यहाँ से नहीं लौटेंगे, ये मेरा वादा है। तो ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत, नमस्तुभ्यम, वंदे मातरम।